नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी
किसी भी तरह से अपनी दिवंगत बेटी की आत्मा से संपर्क स्थापित कर सकें, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, क्या वह दूसरी दुनिया में शांति से है या फिर कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है। मैरी बेथ के माता पिता ने पहले ही इस प्रक्रिया के लिए ग्रेस और एना को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान कर दिया था। अब आज रात वह महत्वपूर्ण सेशन होने वाला था जिसमें एना अपनी शक्तियों का उपयोग करके आत्माओं से संपर्क स्थापित करने वाली थी। इस मुलाकात के बाद मैरी बेथ के माता पिता अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद एना के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि कोई अनहोनी घटित हो सकती है। एना की घबराहट देखकर उसकी बहन ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है। वह एना से कहती है कि यह माता पिता तो केवल अपनी बेटी की आत्मा से बात करना चाहते हैं और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। ग्रेस आगे कहती है कि अगर इस समय वे यह काम करने से इनकार कर देंगे तो वे लोग उन्हें झूठा और धोखेबाज समझ सकते हैं। लेकिन एना अभी भी आशंकित थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो इस रात उनके लिए खतरा बन सकती है। हालांकि ग्रेस को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, वह सिर्फ अपने लाभ और पैसों को लेकर चिंतित थी। एना को यह महसूस हो जाता है कि ग्रेस का ध्यान केवल पैसे कमाने पर केंद्रित था, न कि उसकी सुरक्षा या उसके डर को समझने पर। ग्रेस उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वह उसकी रक्षा करेगी और किसी भी तरह की मुसीबत से बचाएगी। अपनी बहन की यह बात सुनकर एना आखिरकार सहमत हो जाती है और यह सोचकर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है कि शायद सब कुछ सही रहेगा। रात होते ही मैरी बेथ के माता पिता एक बार फिर से उनके पास आते हैं और अब वह महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने वाला था। एना अपनी शक्तियों का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करती है और धीरे धीरे वह आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। कुछ ही पलों में उसे मैरी बेथ की आत्मा दिखाई देती है। अब वह आत्मा उसे कब से ढूंढ रहा था और उसने ही यह सब कुछ करवाया ताकि वह एना तक पहुंच सके। इस पूरी घटना का उद्देश्य यही था कि एना और वह प्रेत आमने सामने आ सकें। अब वह प्रेत एना से बात करने लगा। उसने एना को आदेश दिया कि वह बिस्तर पर लेट जाए और डरने की जरूरत नहीं है। एना उसकी बातों से इतनी भयभीत थी कि उसने वही किया जो वह कह रहा था। इसके बाद उस प्रेत ने एना से उसकी बहन ग्रेस का टेडी बियर मांगा और कहा कि यदि एना उसे टेडी बियर दे देगी तो वह हमेशा उसकी सुरक्षा करेगा और उसे उसकी बहन से बचाएगा। एना ने बिना ज्यादा सोचे समझे वह टेडी बियर उसे सौंप दिया। इसके बाद एना इंसानों की दुनिया में वापस आ गई। उसने मैरी बेथ के माता पिता को आश्वस्त किया कि उनकी बेटी अब ठीक है और खुश है। यह सुनकर माता पिता संतुष्ट हो गए, लेकिन एना को अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसने अपने बचपन के सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया है और अब उसे कभी इस डर का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन तभी ऐना ने देखा कि अब वह प्रेत उसकी बहन ग्रेस के शरीर के अंदर समा चुका था। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह प्रेत दरअसल ऐना के बचपन का वही डर था जो सालों से उसका अब जब ग्रेस बड़ी हो गई थी तो वह अपनी बहन ऐना से ज्यादा अपने काम और पैसों की चिंता करने लगी थी। उसे ऐना की कोई परवाह नहीं थी। यही कारण था कि जब प्रेत ने ऐना से कहा कि वह उसे उसकी बहन से बचाएगा, तो उसका मतलब यह था कि ग्रेस अब एक अच्छी बहन नहीं रही थी और ऐना के लिए वह एक खतरा बन गई थी। अंत में वह प्रेत ग्रेस के शरीर में समा गया, जिसका अर्थ यह था कि अब वह हमेशा ऐना के साथ रहेगा, लेकिन एक नए रूप में, उसकी अपनी बहन के अंदर। इस तरह इस पूरी कहानी में प्रेत ने बहुत ही चालाकी से मैरी बेथ की आत्मा का उपयोग किया ताकि वह ऐना तक पहुंच लगता है कि अचानक बाथरूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है।
वह एक पल के लिए रुककर सोचता है कि यह जरूर उसके पिता की कोई शरारत होगी, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। डर के मारे वह जल्दी जल्दी वापस अपने कमरे की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपने कमरे के पास एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। यह आकृति किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी त्वचा जली हुई थी और उसका पूरा शरीर विकृत था। यह देखकर बच्चे की सांसें थम जाती हैं। वह बुरी तरह डर जाता है और तुरंत अपने बिस्तर के नीचे छुप जाता है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही पलों बाद वह भयानक आकृति उसके कमरे के अंदर आ जाती है। उसके पैरों की आवाज धीरे धीरे कमरे में गूंजने लगती है। बच्चा कांपते हुए बिस्तर के नीचे दुबका रहता है, लेकिन वह डर के कारण सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। कुछ ही देर बाद कोई उसे आवाज लगाता है। वह डरते डरते बाहर झांकता है और देखता है कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि उसके पिता हैं। वे उसे पुकार रहे थे और कमरे में इधर उधर देख रहे थे। जब उन्होंने बच्चे को बिस्तर के नीचे देखा तो उन्होंने उसे बाहर आने के लिए कहा। बच्चा अब भी डरा हुआ था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ना शुरू किया। वह कांपती आवाज में अपने पिता से कहता है कि वह इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया है। यह सुनकर उसके पिता हंस पड़ते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं ताकि वह उसके कपड़े बदल सकें। लेकिन ठीक उसी समय एक और नई कहानी शुरू हो जाती है। कहानी की शुरुआत विलियम नाम के व्यक्ति से होती है, जो एक पादरी प्रीस्ट पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। उसकी मां का मानना था कि सिल्वी अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि उसकी आत्मा पर किसी दुष्ट शक्ति का कब्जा हो चुका है। सिल्वी के इस भयावह बदलाव की वजह से उसकी मां ने उसे कमरे में बंद कर रखा था। जब विलियम सिल्वी की एक विलियम और जेक अपने पैसे लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां जेक बाथरूम में जाकर अपनी पट्टियां खोलता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके घाव धीरे धीरे भर रहे थे। इससे यह साफ हो जाता है कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। बाहर आकर वह विलियम से कहता है कि वह अब दोबारा इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। यहीं पर हमें एक बड़ा रहस्य पता चलता है। विलियम और जेक पहले खुद ही किसी निर्दोष व्यक्ति के शरीर में दुष्ट आत्मा डालते थे और बाद में हीलर बनकर उसे निकालने का दिखावा करते थे। ये सब वे पैसे कमाने के लिए करते थे, लेकिन अब जेक इन सब से तंग आ चुका था। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा महसूस होने लगा था। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस धंधे से दोनों का फायदा हो रहा है और वे बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जेक अब इस झूठ और पाखंड से बहुत थक चुका था। उसने ठान लिया था कि वह अब यह गलत काम नहीं करेगा। जेक विलियम को छोड़कर चला जाता है और विलियम अकेला रह जाता है। कहानी आगे बढ़ती है।
और हम देखते हैं कि विलियम उन पैसों से एक वेश्यालय ब्रोथल चला जाता है, जहां वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में लग जाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि विलियम केवल एक स्वार्थी इंसान था, जिसे केवल अपने मजे और पैसे से मतलब था। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब हम एक नए लड़के को देखते हैं जो अपने घर के अंदर अकेला है। वह अपने कमरे में होता है, लेकिन तभी उसे क्लोजेट अलमारी के अंदर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जब वह अलमारी खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक भयानक राक्षस मॉन्स्टर नजर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता होते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसी दौरान लड़के की मां कमरे में आती है। वह लड़के से कहती है कि अब उसे सो जाना चाहिए। लड़का डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसकी मां उसे दिलासा देती है कि उसे मजबूत बनना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता थे। यहीं पर हमें एक और बड़ा रहस्य पता चलता है। लड़के के पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। यह सुनकर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। क्या सच में लड़के के पिता की आत्मा उसे डराने आ रही थी, या यह केवल उसका भ्रम था? लड़के की मां उसे यह भी बताती है कि वह जानती है कि यह सब उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन अब उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। लड़का अपने डर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मां जाने से पहले उससे पूछती है कि क्या वह लाइट्स ऑन जलती हुई रहने दे, लेकिन लड़का जवाब देता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, अब लाइट्स ऑफ की जा सकती हैं। इसका मतलब यह था कि लड़का अब डर को मात दे चुका था। उसने अपने डर को स्वीकार कर लिया था और अब वह उससे डरता नहीं था। असल में क्लोजेट में दिखने वाला राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता की छवि थी, जिसे लड़का अपने भय की वजह से एक भयानक रूप में देख रहा था। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश छुपा था। इसमें हमें दिखाया गया कि किस तरह भय और मानसिक तनाव हमें वास्तविकता से दूर कर सकता है। लड़के को अपने पिता के खोने का इतना गहरा सदमा लगा था कि वह उन्हें एक दानव के रूप में देखने लगा था। लेकिन जब उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि उसके पिता अब नहीं रहे, तब जाकर उसने अपने भय पर विजय प्राप्त की। यही कारण था कि कहानी के अंत में वह बिना लाइट के सोने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब उसे किसी चीज से डर नहीं लग रहा था। यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, बल्कि यह डर, स्वार्थ और मानव मनोविज्ञान पर आधारित एक गहरी कहानी थी। इसमें हमें यह दिखाया गया कि किस तरह लालच और धोखा किसी इंसान को बर्बाद कर सकता है, और कैसे भय को स्वीकार करके हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। यही सबक इस फिल्म को एक साधारण हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा खास बनाता है। फिल्म समीक्षा। यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट 21 नवंबर को सिनेमाघरों में हॉरर एंथोलॉजी यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट प्रदर्शित की गई, जो 6 अलग अलग निर्देशित 6 छोटी डरावनी कहानियों का संग्रह है। इस समीक्षा में हम आप नकारात्मक पक्ष, अत्यधिक दोहराव और कल्पना शक्ति की कमी। फिल्म का हर दृश्य और कहानी ऐसी लगती है
जैसे पहले कई बार देखी जा चुकी हो। कोई नई या मौलिक अवधारणा नहीं दिखाई गई। कम बजट और घटिया प्रोडक्शन। इस फिल्म की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से बहुत कम बजट वाली और कमजोर तकनीकी संसाधनों वाली लगती है। अत्यधिक सतही कथानक। फिल्म की कहानियां या तो बहुत ही पूर्वानुमेय प्रिडिक्टेबल हैं या फिर उनका कोई ठोस निष्कर्ष ही नहीं निकलता। बेकार निर्देशन। निर्देशक इस फिल्म में कोई नवीनता या उत्साहजनक डरावना अनुभव देने में असफल रहते हैं। निर्माण और प्रोडक्शन। इस फिल्म को ब्लैक मंडाला नामक प्रोडक्शन स्टूडियो ने बनाया है, जो मुख्य रूप से कम बजट की हॉरर फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यह स्टूडियो इससे पहले भी द डेविल्स टेल 2021, द रेड बुक रिचुअल 2022 और द एक्स ऑफ कैंडल्स गेम, द लास्ट पोजेशन जैसी हॉरर एंथोलॉजीज बना चुका है। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को कैमिलो जाफोरा और माइकल क्रेजर ने लिखा है, जबकि इसके निर्माण में निकोलस ऑनेटी का भी योगदान है। ब्लैक मंडाला लगातार इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण करता आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में इस प्रकार की कम गुणवत्ता वाली हॉरर फिल्मों की कोई आवश्यकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। फाइनल समीक्षा और रेटिंग कुल मिलाकर यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर शैली के प्रशंसकों को निराश कर सकती है। इसकी कमजोर कहानियां, घटिया प्रोडक्शन और कल्पना शक्ति की कमी इसे एक बहुत ही साधारण और असफल हॉरर एंथोलॉजी बनाते हैं। हालांकि फिल्म की अवधि छोटी है, जो कि इसके पक्ष में जाता है, लेकिन इसे देखने के बाद दर्शकों को यह महसूस होगा कि वे अपना समय बर्बाद कर चुके हैं।